हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू ग्लोबल एमसीक्यू 2.0। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए दोस्तों, डायरेक्ट मुद्दों की बात करते हैं। और सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है कि स्वस्थकारी भोजन लेने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थकारी भोजन लेता है, उसके मूत्र फर्श पर गिरने पर एक विशेष दुर्गंध आती है, जिसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है कि ना कि सवाल को समझिए कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति है जो भोजन भी जो है कि स्वस्थ तरीके से लेता है, और जब वो लेकिन पेशाब करता है दोस्तों, तो उसका जो मूत्र होता है फर्श पर गिरने पर एक विशेष दुर्गंध आती है। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं, मतलब जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, तो उसके अगर पेशाब से, अगर मूत्र से गंध आती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे सवाल कहा जा रहा है कि एक स्वस्थकारी जो है कि भोजन लेने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ भोजन करता है और उसके मूत्र जो है ना कि फर्श पर गिरता है, और गिरने के दौरान जो है कि उसके बाद उसमें एक विशेष दुर्गंध आती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात आप समझिए कि मूत्र के बारे में समझिए दोस्तों। इसमें क्या क्या पाया जाता है? मूत्र में 96%, मूत्र में अगर देखेंगे तो 96% दोस्तों जल होता है। मूत्र में 96% जल होता है। मूत्र में क्या होता है दोस्तों? 2% यूरिया होता है। 2% यूरिया होता है दोस्तों, 2% यूरिया होता है, और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। 2% अन्य पदार्थ होते हैं। इसे आप रट जाइए दोस्तों, याद रख लीजिए, कहीं पर छोटा सा जगह में लिख लीजिए। तो समझना है कि मूत्र में 96% दोस्तों जल होती है, और यूरिया 2% होता है दोस्तों, और 2% कोई अन्य पदार्थ होता है। बात करते हैं यूरिया। दोस्तों, यूरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए। कैसे याद रखेंगे, मैं आपको याद करा देता हूं। इसकी जिम्मा हमारी। देखिए, NH2CO CO NH2 NH2 दोस्तों। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो NH2 को कहिए नच2 नच2 नच2, N से ना और H2 से टू, नच2, और CO को, और फिर NH2 से नच2, यानी नच2 को नच2 से हम याद कर लेंगे यूरिया के फॉर्मूला को। यूरिया के फॉर्मूला को याद रखेंगे दोस्तों, नच2 को नच2, नच2 को नच2। तो आई होप आप याद कर लिए होंगे। आइए तो ध्यान देंगे कि 96% मूत्र में जो कि जल होता है, 2% यूरिया और 2% दोस्तों अन्य पदार्थ होते हैं। बात करते हैं आगे। इसमें बोला गया है कि जब यूरिया जो है कि फर्श पर गिरता है, यानी मूत्र जो है कि फर्श पर गिरा, तो वो क्या है? यूरिया है दोस्तों। वो यूरिया कुछ समय के बाद ऑक्सीजन से जो है ना कि अभिक्रिया कर करके दोस्तों ये अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए पेशाब करने के जस्ट बाद, कुछ देर के बाद उसमें से गंध आने लगती है, और गंध आने का कारण ये है दोस्तों कि यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करता है कि यूरिया का अमोनिया का अपघटन। यूरिया का अमोनिया में यहां पर होगा दोस्तों, यूरिया का अमोनिया में अपघटन। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि यूरिया का अमोनिया में अपघटन हो जाता है, जिस वजह से फर्श पर जो गिरा हुआ मूत्र होता है दोस्तों, उसमें एक विशेष प्रकार के गंध आने लगती है। इसका कहेंगे आंसर ए होगा। लेकिन दोस्तों बी सी डी को भी हम चेक कर लेंगे संतुष्टि के लिए। आइए, बी नंबर कहता है कि यूरिया का सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटन होता है। नहीं दोस्तों, यूरिया का सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटन नहीं होता है। सी नंबर, शर्करा का कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। डी नंबर, लिपिड का मीथेन में अपघटन नहीं दोस्तों। जब मूत्र फर्श पर गिरता है तो वो यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। देखिए ध्यान दीजिए कि बहुत से लोगों का जब एक्सीडेंट होता है ना दोस्तों, तो एक्सीडेंट के समय क्या होता है कि डर के वजह से आपका पेशाब नहीं निकल पाता है। आपका यूरिया और जो है कि पेशाब, जो यूरिया जो है दोस्तों पेट के अंदर, वो क्या होता है ना कि अमोनिया के रूप ले लेता है। अमोनिया का रूप, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है, और आपसे तो पेशाब होगा नहीं डर की वजह से। तो डॉक्टर क्या करता है कि उसमें से इंजेक्शन लगा करके उस यूरिया को बाहर करता है, नहीं तो पेट फटने का डर रहता है। तो जब यूरिया, अगर आपको पेशाब लगे तो फटाफट से तुरंत कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा देर तक रोकने की जरूरत नहीं है। सवाल को लॉन्च करेंगे कि आखिर हमारे बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना यूरिया यानी पेशाब को स्टोर करके रख सकता है। मतलब कितना तक हम रख सकते हैं, कितना देर तक रोक सकते हैं, इसके बाद तक कितना देर तक नहीं रोकना चाहिए, इसके बारे में एक सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं अगला सवाल। 2 नंबर आ जाइए। 2 नंबर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आ जाइए। तो आई होप आप यूरिया को याद कर लिए होंगे कि यूरिया का जो ट्रिक हमने बताया, नच2 को नच2, NH2CO NH2 दोस्तों, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, जिसकी वजह से गंध आती है, जिसकी वजह से गंध आती है। आ जाइए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कुछ इस टाइप का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। आ जाइए, कहता है कि फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यह है फास्फोरस, और फास्फोरस का हमको परमाणु द्रव्यमान दे दिया है। क्या दिया है? परमाणु द्रव्यमान 31।
लेकिन सवाल क्या पूछा है, कहता है कि 124 ग्राम फास्फोरस में फास्फोरस के अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास जो है कि फास्फोरस जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 31 है, ये होता है, ये जनरल है दोस्तों, लेकिन पूछ रहा है ना कि 124 ग्राम फास्फोरस में जो है ना कि फास्फोरस के अणुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल आए ना, आप किस तरह के भी अगर केमिस्ट्री से सवाल आए, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि मोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से दोस्तों हम भी मोल ही निकालेंगे कि मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि फास्फोरस का ग्राम में द्रव्यमान, यहां पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए हमने क्या देखा कि मोलों की संख्या निकालने के लिए ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए कि ग्राम में द्रव्यमान 124 ग्राम दिया है दोस्तों, ग्राम में द्रव्यमान 124 ग्राम बटा में ध्यान दीजिए कि परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान 31 है दोस्तों, रख देते हैं 31, इसको आप काटेंगे ना तो 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 4 बार में कटेगा। तो आपने निकाला कि मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। इसे आप रट जाइए। आप कहेंगे दोस्तों कोई कंसेप्ट नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन फिर भी रटना होगा दोस्तों, इसलिए आप डायरेक्ट रट लीजिए कि मोलों की संख्या निकालना हो तो ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। यहां से हमने निकाल लिया कि 124 ग्राम फास्फोरस में फास्फोरस के परमाणु की जो मोलों की संख्या है दोस्तों वो 4 मोल है। कितना मोल है? 4 मोल हमने निकाल लिया दोस्तों। कितना मोल? 4 मोल। अब यहां से सवाल पूछा है कि बताइए कि इतना ग्राम में फास्फोरस के अणुओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो संख्या निकालने के लिए यहां ध्यान दीजिए, आणविक द्रव्यमान बराबर, यहां से निकाल लीजिए दोस्तों संख्या दोस्तों, आणविक द्रव्यमान संख्या निकालना है फास्फोरस के। तो आप क्या करेंगे, एक मोल में दोस्तों अणुओं की जो परमाणविक संख्या जो होता है दोस्तों अणुओं की, वो होता है 6.022 into 10 to the power 23। तो आप ध्यान दीजिए कि 6.022 into 10 to the power 23 दोस्तों, लेकिन यहां पर 4 मोल आया है इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 का 24 और 0 और 2 22 के 88 हो जाएगा दोस्तों। कहेंगे 2.44 into 10 to the power 24 दोस्तों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो कैसे निकालना है? मोल निकालने के लिए होता है कि ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, और दोस्तों हम जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान जो होता है दोस्तों 6.022, रट जाइए कि आणविक द्रव्यमान होता है 6.022 into 10 to the power 23 होता है, और 4 मोल हमने निकाला है इसलिए हम 1 मोल का हम जानते हैं, 1 मोल का आणविक द्रव्यमान होता है 6.022 into 10 to the power 23, इसलिए 4 मोल का निकालना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाता है 2.4088 into 10 to the power 24 आंसर। तो इसका देखिए सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्तों, बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पर, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये, और लोग सोचते हैं कि ये क्या दे दिया है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान, ये है क्या दोस्तों। इसी तरह से आप बनाते रहिएगा ना इसे। अगर ये नहीं ना समझ में आया है, आप जो है कि वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर से बैक जाकर के देखिए दोस्तों, बन जाएगा, फिर 2x पर देखिएगा। इस तरह से आप जो है कि सवाल को कर पाएंगे। आ जाइए, 3 महीना कर लेंगे दोस्तों, मास्टर हो जाएंगे साइंस के। आ जाइए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है इसका मतलब क्या है कि गलत होगा, सही नहीं है इसका मतलब है कि गलत होगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि छांट लेते हैं कि सही कौन कौन सा है, गलत निकल जाएगा। कहता है कि ऑक्सिन हार्मोन, दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन जो है ये बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायक होते हैं। मतलब ऐसा फल है दोस्तों, ऐसा फल जिसमें बीज ना हो, ऐसा फल जिसमें बीज ना हो दोस्तों, बीज रहित, रहित जिसमें लग जाता है दोस्तों उसमें वो चीज होगा ही नहीं। बीज रहित इसमें बीज नहीं होगा दोस्तों, बीज रहित इसमें बीज नहीं होगा। तो वैसा फल जिसमें बीज ना हो उसके उत्पादन में ऑक्सिन हार्मोन सहायक होते हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। वैसा फल जिसमें बीज ना हो और उसमें जो है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है कि उसके फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। 2 नंबर कहता है कि जिब्रेलिन्स हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कि जिब्रेलिन्स हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। यह भी कथन सत्य है, यह भी कथन सत्य है। अगला कि बीज रहित फलों के उत्पादन में साइटोकाइनिन ऑक्सिन के तरह ही सहायक है दोस्तों। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये जो साइटोकाइनिन है ना, ये ऑक्सिन के तरह सहायक नहीं, बल्कि दोस्तों ये जिब्रेलिन्स के सहायक होते हैं।
जिब्रेलिन्स। दोस्तों यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा इधर की ओर, आप हम पढ़कर बता देते हैं कि साइटोकाइनिन जो है दोस्तों वो ऑक्सिन की तरह ही सहायक है। आप लिख लीजिए, तो कहता है कि साइटोकाइनिन की तरह, साइटोकाइनिन जो है कि ये ऑक्सिन की तरह सहायक नहीं बल्कि जिब्रेलिन्स ऑक्सिन की तरह सहायक होते हैं। कहेंगे कि सी नंबर जो है गलत है दोस्तों, सी नंबर क्या है, गलत है। डी को चेक कर लेते हैं। कहता है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है और हम इसे कहते भी हैं। तो एक नंबर स्टेटमेंट कि ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फल हो, वैसा फल जिसमें बीज ना हो उसके उत्पादन में सहायक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। जिब्रेलिन्स हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के यानी कि बड़े बड़े फल, बड़े बड़े फूल का उत्पादन किया जाता है जिब्रेलिन्स हार्मोन के मदद से। बीज रहित फलों के उत्पादन में साइटोकाइनिन नहीं दोस्तों बल्कि जिब्रेलिन्स ऑक्सिन की तरह ही सहायक होता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन, आप यहां पर स्टार लगाएंगे कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। हम सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही। आ जाइए 4 नंबर, आ जाइए दोस्तों 4 नंबर सवाल, 4 नंबर आ जाइए। सजीव के शरीर में दोस्तों, सजीव जो सांस लेते हैं वो क्या है, सजीव है। तो सजीव के शरीर में होने वाले निम्नलिखित प्रक्रिया, अब कोई सजीव है दोस्तों, उसके शरीर में निम्नलिखित प्रक्रिया होगी, पाचन होगी, श्वसन होगी, उत्सर्जन होगी, अन्य क्रियाएं होंगी दोस्तों, बहुत सारे काम है सजीव के अंदर का। तो सजीव के शरीर में होने वाले निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा एक पाचन क्रिया है दोस्तों। देखिए हमने बोला ना पाचन, तो पाचन क्रिया कौन सा है, कहता है कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन यह एक पाचन क्रिया है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन पाचन की क्रिया है दोस्तों। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन पाचन क्रिया है। बी नंबर को चेक करते हैं। कहता है कि अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण, दोस्तों ध्यान रहे जहां भी रूपांतरण होगा आप समझिएगा कि निर्माण होगा किसी चीज का, रूपांतरण होगा, निर्माण होगा दोस्तों। जैसे चट्टान का जो रूपांतरण रूप होता है दोस्तों वो अलग चट्टान का ही नाम रख लेता है, तो उसी तरह से आप याद रखिए कि अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण दोस्तों ये संश्लेषण कहलाता है, प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। इसे रट जाइए, प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण। तो पहला स्टेटमेंट कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन पाचन क्रिया, हां बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों पाचन क्रिया कहलाती है। बी नंबर कि अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। और सी नंबर कहता है कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन ये क्या कहलाता है, ये आप बताएंगे दोस्तों। ये आपको बताना है कि जो है कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन क्या कहलाता है। डी नंबर में बता देता हूं कि ग्लूकोज का ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में रूपांतरण दोस्तों पॉलीमराइजेशन कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। आप इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसीलिए बताता हूं। तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन पाचन क्रिया, अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण प्रोटीन संश्लेषण और ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन दोस्तों ये आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और डी नंबर कहता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में रूपांतरण पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन पॉलीमराइजेशन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में रूपांतरण पॉलीमराइजेशन कहलाता है। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर सवाल। आई होप आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों, और 4 नंबर का फटाफट से कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर ध्यान देंगे। 5 नंबर सवाल कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है। दोस्तों कल के क्लास में हमने एक सवाल को लॉन्च किया था और वो सवाल कुछ इस प्रकार था कि इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। हमने बताया था दोस्तों कि विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था लैमार्क साहब ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने, यानी इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने। लेकिन आज सवाल है, कल हमने कहा था दोस्तों कि डार्विन से जो है कि एक सवाल को लॉन्च करेंगे और सवाल कुछ इस प्रकार है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है। यानी हम कहेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के जो है कि सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थे डार्विन साहब। डार्विन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता थे और इन्होंने जो है कि सिद्धांत दिया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है, डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रचयिता कौन है, डार्विन। देखिए 4 से 5 बार बोलिएगा ना और इसे लिख दीजिएगा ना 2 बार, आपको याद हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि लैमार्क, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन। दोस्तों बात करते हैं मूलर और जो है
वाइज मैन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि वाइज मैन जो है कि ये कौन सा सिद्धांत दिया था, मूलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। फिलहाल इतना ही, और कल हम सवाल को लॉन्च करेंगे। आ जाइए 6 नंबर सवाल दोस्तों, 6 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा और बने रहेंगे दोस्तों इसी तरीके से। आ जाइए 6 नंबर सवाल कहता है, देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि विटामिन B6 दोस्तों। अब विटामिन की बात आए ना, मैं पूरे विटामिन की चर्चा कर देता हूं कि विटामिन B6 जो है कि कमी से पुरुष में क्या होता है। अब पुरुष में पूछा है दोस्तों, ना कि महिला में पूछा है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। अरक्तता मतलब रक्त की कमी दोस्तों। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता, पुरुष में अरक्तता। अब देखिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को केवल समझिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को समझिए। सवाल इसलिए विटामिन बी से है, इसलिए कॉम्प्लेक्स को ही केवल समझिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है दोस्तों। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 पायरिडॉक्सिन, B5 जो है कि पेंटोथायमिन, B6 होता है दोस्तों, B6 का ही सवाल ये है, और B7 को बायोटीन बोलते हैं, B7 को बायोटीन बोलते हैं। तो आप इतना याद कीजिए दोस्तों। अगर मैं पूरा आपको विटामिन बताने लगूं ना, आप जो है ना कि इस सवाल के ट्रैक से हट करके दोस्तों, ना ही आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद होगा और ना ही विटामिन B6 की कमी से होने वाला डिजीज याद होगा। फिलहाल इतना ही समझिए, ऑप्शन को डिस्कशन कर देते हैं। देखिए रिकेट्स दोस्तों, रिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स होता है। किसमें रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है दोस्तों। देखेंगे ना, बच्चा बहुत दुबला पतला रहेगा, वो जो है कि मोटा होगा ही नहीं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, एकदम पतला रहेगा। और विटामिन डी के कमी से ही जो वृद्धा अवस्था में जो लोग चले जाते हैं, बूढ़ों को जो डिजीज होता है विटामिन डी की कमी से, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो लिख लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया। तो याद रखेंगे कि विटामिन B6 के कमी से पुरुषों में होने वाला जो डिजीज है दोस्तों, वो है अरक्तता। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है दोस्तों रिकेट्स, और बूढ़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब हम बात करते हैं विटामिन बेरी का दोस्तों। विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी से बेरी। विटामिन बी अगर सिंपल पूछे विटामिन बी दोस्तों, बोल दीजिएगा कि बेरी। क्या होगा? बेरी। अगर कोई पूछे तो क्या बताना है कि विटामिन बी बेरी। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। अब सवाल यह है कि एस्कर्वी दोस्तों, विटामिन सी को एस्कर्वी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्वी। तो पहला हमने क्या देखा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो है कि बूढ़ों यानी कि वृद्धावस्था में होने वाले लोगों का जो रोग होता है दोस्तों, उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बेरी विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी, और अरक्तता विटामिन B6 की कमी से होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि बेरी। अब ये जो है कि विटामिन बी जो है दोस्तों, आप चावल देखते हैं ना, चावल जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है दोस्तों, उसमें विटामिन बी, आप उसे जो है कि खाएंगे, आप में, आपके बॉडी में, आपके त्वचा में खुजली उत्पन्न होगा दोस्तों। मकई, अगर किसी को खुजली है दोस्तों, आप मकई खाना छोड़ दीजिए, और जो है दोस्तों साथ ही साथ पॉलिश किया हुआ चावल खाना छोड़ दीजिए। और तीसरा पॉइंट आप याद रखिए, अगर आप जो है ना, अगर आप गोल्डन राइस खाते हैं दोस्तों, खैर ये महंगा आएगा, अगर गोल्डन राइस खाते हैं आपको नहीं होने वाला है स्किन डिजीज। आ जाइए 7 नंबर सवाल, फिलहाल इतना ही। आ जाइए 7 नंबर सवाल दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। आ जाइए 7 नंबर पर। 7 नंबर कहता है कि किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाया जाता है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आलू भी भूमि के नीचे होता है, गाजर भी भूमि के नीचे होता है, मूंगफली ये भी भूमि के नीचे होता है, प्याज ये भी भूमि के नीचे आता है। लेकिन सवाल कुछ इस तरह से पूछा है, कोई तो रीजन होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सवाल को ही समझिए कि क्या कहना चाहता है। कहता है कि किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाया जाता है। अब किस पौधा बोला है दोस्तों? पौधा, ये जो आलू जो है ना, ये तना है, प्याज जो है ना, ये जड़ है, गाजर जो है ना दोस्तों, ये जड़ है, और मूंगफली देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दूं कि तना किसे कहा जाता है और जड़ किसे कहा जाता है। इसे आप रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। जिससे नए पौधे आ सकते हैं उसे तना कहेंगे, और जिससे नए पौधे नहीं आ सकते हैं दोस्तों, उसे जड़ कहेंगे। अब देखिए हम आलू को क्या करते हैं, वापस से जब छोटा आलू को रख लेते हैं दोस्तों, और उसे फिर से जो है कि खेत में डालते हैं, तो वो फिर से बड़ा आलू का रूप ले लेता है। अर्थात हम कहेंगे कि आलू से आलू बनता है, इसीलिए यह तना है। प्याज से प्याज बनता है, इसीलिए यह तना है। लहसुन से लहसुन बनता है, इसीलिए यह तना है। लेकिन मूंगफली से मूंगफली नहीं बनता है, यह तना नहीं है। प्याज से प्याज बनता है, गाजर से गाजर बनेगा दोस्तों, गाजर से गाजर नहीं बनता है दोस्तों। इसलिए हम कहेंगे कि गाजर जड़ है दोस्तों। बहुत से लोग रखते हैं आलू तना, गाजर जड़। दोस्तों रटने की छोड़ दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि तना वो है जिससे नए पौधे आ सकते हैं, जड़ वो है जिससे नए पौधे नहीं आ सकते दोस्तों। फिलहाल इतना ही।
आइए सवाल पर। तो कहता है कि किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाया जाता है दोस्तों, वो होगा मूंगफली। कौन सा होगा दोस्तों, मूंगफली। आलू तना है, गाजर जड़ है, प्याज तना है। आ जाइए दोस्तों अगला सवाल 8 नंबर दोस्तों। अब आप जो है कि आज से जो है कि तना और जड़ को रटना बंद कर देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। 8 नंबर सवाल कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था, ट्रांसप्लांट दोस्तों, एक से निकाल करके दूसरे में कर देना। जैसे मेरा हृदय मेरा हट निकाल करके किसी दूसरे में लगा देना दोस्तों, इसी को कहते हैं हृदय प्रत्यारोपण, एक से करके दूसरे में लगा देना दोस्तों। तो सबसे पहले जो किया था वो था दोस्तों, इसे रट जाइए, कौन थे, सी एन बर्नार्ड ने सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। देखिए दोस्तों इनसे पहले बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि हृदय का ट्रांसप्लांट किया जाए, हृदय का प्रत्यारोपण किया जाए, लेकिन सभी का सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो सक्सेस हुआ था सी एन बर्नार्ड का। अब देखिए सफल, स से सफल और स से सक्सेस भी होता है दोस्तों, इसीलिए स से सफल और स से ही हो रहा है सी एन बर्नार्ड ने। तो सबसे पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था वो थे सी एन बर्नार्ड। अब बात करते हैं दोस्तों डी एस पेंटल, जो कि डी शेट्टी और जे के सेन ने। अगर मैं इसके बारे में बताऊं ना दोस्तों तो आप जो है ना कि हृदय प्रत्यारोपण को भी भुला जाएंगे और आप आगे नहीं याद कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप एक ही याद कीजिए और कल हम आपके लिए लॉन्च करेंगे और सवाल कुछ इस प्रकार से होगा, उसमें इस ऑप्शन का डिस्कशन होगा। आ जाइए दोस्तों, तो फिलहाल इसे रट जाइए कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सी एन बर्नार्ड ने, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सी एन बर्नार्ड ने किया था दोस्तों। आ जाइए 9 नंबर सवाल दोस्तों, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। एंजाइमों की क्रिया हेतु दोस्तों टेम्परेचर पूछ दिया कि एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है। एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है, पहला कहता है कि 50 से 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 30 से 60 और तीसरा 35 से 70 और चौथा है 20 से 45। दोस्तों इसे याद कर लीजिए कि एंजाइमों की क्रिया हेतु, एंजाइम जो अपना कार्य करता है ना दोस्तों, उसको कार्य करने के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वो 20 से 45। अब 20 से 45 क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर एवरेज देखा जाए 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। लेकिन इसीलिए आप याद रखेंगे कि एंजाइम कहां होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर। अब बताइए कि अगर इसके टेम्परेचर को हम 50 से 100 कर देंगे, हमारे बॉडी के अंदर ये कार्य कर पाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम दोस्तों। तो फिलहाल इसको याद रख लीजिए। देखिए इसी तरह से आपको डिग्री सेल्सियस में ना दे करके आपको केल्विन में पूछ देगा, तो आप क्या करेंगे ना कि 20 में 273 को ऐड कर देंगे दोस्तों, ये केल्विन हो जाएगा इतना से। फिर 45 में आप 273 को ऐड कर देंगे दोस्तों, ये केल्विन में आ जाएगा। आप इसे ऐड करके देख लीजिए, ये हो जाता है 3 और 7 2 9, 293 केल्विन से दोस्तों, 293 केल्विन से 7 4 11 का एक बाकी 318 केल्विन। हम कहेंगे कि एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एग्जामिनर अगर सवाल केल्विन में पूछे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम डिग्री सेल्सियस को याद रखेंगे। केल्विन में पूछेगा 273 जोड़ देंगे, अगर हम केल्विन में याद रखेंगे तो अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा 273 को माइनस कर देंगे दोस्तों, 273 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आ जाइए दोस्तों, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहेंगे कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस अर्थात 293 केल्विन से 318 केल्विन। आ जाइए दोस्तों 10 नंबर सवाल, और ध्यान दीजिएगा 10 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। आइए देख लेते हैं 10 नंबर क्या कहता है दोस्तों। आ जाइए, यदि 40 ओम दोस्तों नोमरिकल है और बहुत ही शानदार नोमरिकल है कि यदि 40 ओम के प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, अगर 40 ओम के प्रतिरोध से दोस्तों, यह है प्रतिरोध, यह है दोस्तों प्रतिरोध, और इसके प्रतिरोध से दोस्तों ये 40 ओम का है, और 40 ओम के प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगी, धारा कितना प्रवाहित होगी दोस्तों, I बराबर होगा 1.5 एम्पियर। अब 1.5 एम्पियर की धारा, इसे आप चेंज कर लीजिए ना, 15/10 लिख सकते हैं ना दोस्तों, 15/10। तो ध्यान दीजिए कि जब 40 ओम के प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो पूछ रहा है ना कि विद्युत कितना खपत होगा। आपके यहाँ घरों में जो है कि 220 वोल्ट एसी आ रहा है दोस्तों, अब आ रहा है तो आप जो है ना कि एक जगह पर 40 ओम के प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की धारा को प्रभावित कीजिए। जब ये प्रवाहित होगा दोस्तों, तो कितनी विद्युत शक्ति खपत होगा, तो ध्यान दीजिए कि पावर यानी कि शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसे रट जाइए कि पावर अर्थात शक्ति बराबर होता है वोल्टेज यानी विभवांतर गुने करंट होता है, विभवांतर गुने करंट होता है दोस्तों।
लेकिन क्या यहाँ पर वोल्ट दिया है दोस्तों? यहाँ पर वोल्ट की चर्चा नहीं है, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि V बराबर IR, यानी कि विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है दोस्तों करंट गुने प्रतिरोध, करंट गुने प्रतिरोध। तो यहां से हम लिख लेंगे कि V बराबर IR इंटू I हो जाएगा दोस्तों, अर्थात I स्क्वायर R। अब देखिए दोस्तों I का वैल्यू हमको पता है कितना है, 15/10 रख देते हैं दोस्तों, 15/10 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 15/10। अब दोस्तों ये है, अब R का वैल्यू कितना है 40। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया दोस्तों, इसे काट दिया जाए, 2 दूना का 2 5 10 और दोस्तों 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना का 30 और 30 तिहाई 90 दोस्तों, कितना हो जाएगा 90 वाट। कितना होगा दोस्तों 90 वाट। तो हम जानते हैं कि जब 40 ओम प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कितनी विद्युत शक्ति खपत होगी दोस्तों 90 वाट। 90 वाट दोस्तों आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर आपके घरों में कितना प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध मालूम चल जाए और कितना धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा कि इसमें कितना शक्ति खपत हो रहा है, कितना पावर ले रहा है ये बिजली का दोस्तों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आ जाइए फिलहाल 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर दोस्तों आइए दोस्तों, टेक्निकल इशू की वजह से कल का क्लास लेट से हुआ तो दोस्तों आज टाइम से रहेगा। आ जाइए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो हंगामा हो जाता है, वही ये भी है शरीर में भी। तो कहते हैं ना कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति दोस्तों, जितना चाहिए ना बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति यानी आपूर्ति से बहुत ज्यादा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? एस्कीमिया कहा जाता है दोस्तों, एस्कीमिया। तो मानव शरीर में, रट जाइए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? एस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एस्कीमिया कहते हैं, एस्कीमिया। बात करते हैं हाइपरमिया, हिस्मोस्टेसिस जो है कि हेमोरेज। दोस्तों इसके लिए हम सवाल को लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही सवाल में अगर आपको चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, डिस्कशन करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए फिलहाल इतना ही। बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर और ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। अब क्या विचार करना है कर लेते हैं। कहता है कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। अब ये कौन कौन से चक्र होते हैं इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी इतना ही आप याद रखिए। तो ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और स्टेटमेंट एक कहता है ना कि एक पूर्ण पुष्प में यानी कि पूर्ण रूप से बना हुआ जो फूल है दोस्तों, उसमें 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, पुमंग होता है, ज्यांग होता है दोस्तों। ये क्या है इसके बारे में अगर मैं समझाने लगूं ना दोस्तों, आप जो है ना कि सवाल के ट्रैक से हट करके दोस्तों ना ही आप उसे याद रख पाएंगे और ना ही इसे याद रख पाएंगे। तो आप मैं जो बता रहा हूं इसे ही रट जाइए। तो कहता है कि विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कि एक पूर्ण पुष्प में यानी कि पूर्ण रूप से बना हुआ जो फूल है दोस्तों, उसमें 4 चक्र होते हैं, सत्य है, होते हैं, सत्य है। लेकिन दूसरा बात दोस्तों, कहता है कि पुमंग, पुमंग पुष्प के मादा भाग है। नहीं दोस्तों, पुमंग जो है ये पुष्प के मादा भाग नहीं बल्कि नर भाग है। पुमंग पुष्प के मादा भाग नहीं बल्कि नर भाग है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहेंगे दोस्तों? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम लिख लीजिएगा दोस्तों। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। तीसरा कथन कहता है कि जयांग, जयांग पुष्प के नर भाग है। गलत दोस्तों, जयांग जो है ये पुष्प का मादा भाग है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं गाइनोसियम दोस्तों, गाइनोसियम। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे कि मादा कौन सा होगा, तो आप अंग्रेजी वर्ड को याद रख लीजिए, गाइनोसियम। तो देखिए गाइनो, आप हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे दोस्तों कि गाइनो का एक अलग से ही ब्रांच होता है, उसमें गाइनो का अलग, जिसमें केवल और केवल महिला के लिए होता है दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही कि पुमंग पुष्प के मादा भाग नहीं दोस्तों बल्कि नर भाग होता है, जिसे एंड्रोसियम कहते हैं। और जयांग पुष्प के नर भाग नहीं दोस्तों बल्कि मादा भाग होता है, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं दोस्तों। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? 1 नंबर सही है और 2 और 3 गलत है। तो कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो कहेंगे केवल एक, केवल एक दोस्तों। आ जाइए 13 नंबर सवाल दोस्तों। 13 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं और आ जाइए 13 नंबर दोस्तों। आ जाइए 13 नंबर। कहता है कि मानव में
गुर्दे का रोग, मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कार्बन। दोस्तों मानव में गुर्दे का जो रोग होता है दोस्तों वह कैडमियम के कारण होता है, और एक और कैडमियम के कारण रोग होता है दोस्तों, आपको पता है तो बताइए, नहीं तो फिलहाल मैं बता देता हूं, इटाई। दोस्तों इटाई जो रोग है दोस्तों ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। तो मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण से होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण से होता है। इटाई रोग किसके वजह से होता है? कैडमियम के कारण से होता है। तो इसे याद रख लीजिए दोस्तों। देखिए लोहा, अब लोहा से कौन सा होता है? कार्बन से कौन सा होता है? कोबाल्ट से कौन सा डिजीज होता है? इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों। ऐसे लोहा के बारे में तो पता ही होगा दोस्तोकि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आ जाइए दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर दोस्तों, ये केवल और केवल बीएसएससी, बिहार एसएससी जो है कि इसके सचिवालय के लिए नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप जो है कि किसी भी एग्जाम के लिए आप इससे तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों। आ जाइए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, अब वास्तविक का मतलब होता है कि एकदम रियल है दोस्तों। वास्तविक का मतलब रियल है दोस्तों, हम इसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये होगा तो होगा, ये होगा तो होगा। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। दोस्तों घरों में जो हमारे यहाँ जो शीशा होता है, जो मिरर, जो आईना होता है दोस्तों, वह एक समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा इमेज बनता है दोस्तों, वह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या हम उस प्रतिबिंब को देखते हैं? क्या वो रियल में होता है दोस्तों? नहीं होता है। हम समतल दर्पण के सामने से हटते हैं, इमेज हट जाता है दोस्तों। वो रियल नहीं, वो काल्पनिक होता है। हम कल्पना करते हैं कि हम हैं। तो जितना दूरी पर समतल दर्पण के हम आगे होते हैं दोस्तों, कल्पना करते हैं कि समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है हमारा इमेज जो है कि उतना ही दूरी पर बनता है दोस्तों। तो एक नंबर कहता है कि समतल दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण जो है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो इमेज बनता है, इसमें जो फोटो बनती है दोस्तों, वो फोटो होता है दोस्तों, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हम कल्पना में जी रहे होते हैं कि हमारा एक इमेज है, लेकिन दोस्तों ये वास्तविक में है नहीं दोस्तों, ये काल्पनिक है। आ जाइए 2 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण जो होता है यह एक वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है दोस्तों जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक दर्पण का भी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। और देखिए 3 नंबर उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण केवल और केवल आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस केवल और केवल जो है कि काल्पनिक अथवा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस जो है दोस्तों, ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात हम कहेंगे कि ऑप्शन 2 नंबर और 5 नंबर जो है ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन सवाल केवल और केवल वास्तविक से है, इसीलिए कहेंगे दोस्तों कि 2 नंबर और 5 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अन्य सभी 1, 3, 4 ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते बल्कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 और 5 ये वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बनाते हैं। और एक चीज याद रख लीजिए दोस्तों, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है और जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है दोस्तों। जिसे हम कल्पना में देखते हैं वो सीधा होता है, जिसे हम कल्पना करते हैं वो सीधा होता है दोस्तों, जिसे वास्तविक देखते हैं वो उल्टा होता है। फिलहाल 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों 15 नंबर सवाल। खमीर दोस्तों, ईस्ट दोस्तों, खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो है दोस्तों एक उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है दोस्तों? ये कहता है कि जीवाणु का है, ये कहता है कवक का है, शैवाल का है, विषाणु का है। तो रट जाइए दोस्तों कि खमीर अर्थात ईस्ट जो है एक उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? कवक का है दोस्तों, कवक का है दोस्तों। तो खमीर, देखिए जो जलेबी बनता है ना दोस्तों, तो जलेबी बनाने से पहले जो होटल वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दुकान से खमीर को लाते हैं दोस्तों, और खमीर को जलेबी में मिला देते हैं, उसमें मैदा में, और मिला करके उसको किण्वन होने देते हैं, यानी कि उसमें क्या होने देते हैं? सड़ने देते हैं दोस्तों। और जब वो सड़ता है तो बताइए कि सबसे पहले किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन की जो है कि जानकारी लुई पाश्चर ने दिया था। सवाल को हम लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों। ये सवाल पिछले क्लास में ही आया था कि लुई पाश्चर ने जो है कि किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन जो है कि ये शब्द फर्मेंटेशन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो ये थे लुई पाश्चर। कौन थे? लुई पाश्चर साहब थे, और इन्होंने देखा था। तो ये रट लीजिए। क्या जो दुकानदार होटल वाले होते हैं दोस्तों, अगर वो जो है कि फर्मेंटेशन करने लगे ना, मतलब कि नॉर्मल तरीके से,
तो उसको जो है कि सड़ाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए, किण्वन करने के लिए दोस्तों पहले के जमाने में जलेबी बनता था दोस्तों, एक से मतलब रात में छोड़ दिया जाता था और फिर सुबह के हो करके फिर शाम में उसका जलेबी बनाया जाता था। लेकिन अभी क्या है दोस्तों कि बाहर से दुकान से क्या लाते हैं, खमीर लाते हैं, उसको किण्वन करा के रखा जाता है और वो जलेबी वो मैदा में मिला देते हैं, फटाफट से वो किण्वन कर लेता है, फर्मेंटेशन कर लेता है दोस्तों और तुरंत वो जलेबी फूल जाती है दोस्तों। तो आ जाइए, तो इसे क्या याद रख लेंगे कि खमीर एक उदाहरण है कवक का दोस्तों, इसे फंगस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं दोस्तों। आ जाइए 16 नंबर 16 नंबर दोस्तों, बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। निम्नांकित में किस विटामिन के कारण मानव शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? दोस्तों मानव शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है दोस्तों, कैल्शियम, तो मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। ये तो सभी को पता होगा। वह कौन सा विटामिन है दोस्तों जो हार्मोन भी है और विटामिन भी है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि हार्मोन भी है और जो दोस्तों विटामिन भी है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है और जो दोस्तों विटामिन भी है। आ जाइए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर दोस्तों, आइए, एक मनुष्य द्वारा कहता है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव, अब एक मनुष्य है, जैसे दोस्तों हम हैं, हम अभी फिलहाल खड़े हैं, तो दोस्तों खड़ा है तो हम पृथ्वी पर दबाव लगा रहे हैं और जो दबाव लगा रहे हैं दोस्तों सबसे अधिक कब होगा ये पूछा है। जो अगर कोई मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा है, यानी कि पृथ्वी पर खड़ा है, तो वो पृथ्वी को सबसे ज्यादा कष्ट कब देगा, सबसे ज्यादा भार महसूस पृथ्वी को कब होगा दोस्तों? जब वह जो है एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होगा दोस्तों, तब जो है कि सबसे ज्यादा भार महसूस होगा। अब इसको समझ लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो कहता है कि एक मनुष्य जो है ना भूमि पर सबसे ज्यादा दबाव किस स्थिति में डालता है? तो देखिए, जब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को घटा लेंगे दोस्तों दाब बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जितना हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कम करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो पैर के अंगूठे पर खड़ा ना होकर के, आप कहेंगे कि हाथ का जो कानी उंगली है दोस्तों, ये जो सबसे फोर फिंगर है दोस्तों, ये जो सॉरी लिटिल फिंगर जो है, अगर लिटिल फिंगर पर अगर कोई खड़ा हो जाता है दोस्तों, सर्वाधिक भार महसूस होगा दोस्तों पृथ्वी को। सबसे ज्यादा अगर दबाव लगाएगा तो वो लिटिल फिंगर की मदद से अगर इस पर कोई खड़ा हो जाता है। तो ये कल्पना है दोस्तों ये वास्तविकता है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। हम जितना से जितना क्षेत्रफल को कम करेंगे दोस्तों, उतना से उतना ज्यादा दाब लगेगा। तो फिलहाल इससे समझ गए। एक नंबर कहता है कि जब वह नीचे भूमि पर लेट जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल बहुत अधिक होगा, दाब बहुत कम हो जाएगा। तीसरा कहता है कि जब वह दोनों पैरों पर खड़ा होगा, नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आ जाइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर, ध्यान दीजिए कि काली मौत किसे कहते हैं? दोस्तों एक मौत है और उस मौत का नाम है काली मौत। भाई ये किस तरह का मौत है? तो काली मौत किसे कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। काली मौत किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लेग द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों, जिसे काली मौत कहते हैं। दोस्तों ये प्लेग जो है ना, ये चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। प्लेग जो है चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है, रट जाइए। प्लेग जो है दोस्तों, ये किसके कारण से होता है? तो ये चूहों के द्वारा फैलने वाला डिजीज है दोस्तों। प्लेग किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? चूहों द्वारा। तो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग द्वारा होने वाले रोग को काली मौत कहते हैं दोस्तों। बहुत खतरनाक लोग मरते हैं दोस्तों जिसे प्लेग हो जाता है। आ जाइए आज का सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों, इसमें बात है एड्स का। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों और ये एक लाइलाज बीमारी है दोस्तों। एड्स की जो जांच होता है दोस्तों, एचआईवी होता है। एचआईवी जांच होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है दोस्तों, तो उसमें जो जांच होगा ना दोस्तों, वो एचआईवी जांच होती है। एड्स की जो जांच होती है एचआईवी जांच होती है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस दोस्तों। आ जाइए आज का सेकंड लास्ट सवाल। सेकंड लास्ट, निम्न में कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात गलत है। सही नहीं है का मतलब क्या होगा दोस्तों? हम कहेंगे कि गलत को चुनना है कि कौन है जो गलत है। अगर मैं सही को छांट दूं तो गलत वाला निकल जाएगा कि नहीं? कहता है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल दोस्तों, बर्फ का घनत्व जो होता है दोस्तों, जो डेंसिटी होता है, बर्फ की डेंसिटी वो जल की डेंसिटी से दोस्तों अधिक होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल दोस्तों, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी हम कहेंगे कि जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। बी नंबर,
कि 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कि 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। सी नंबर कि सामान्य द्रव्यमान के बर्फ का आयतन जल के तुलना में कम होता है। सामान्य द्रव्यमान के बर्फ का आयतन जल के तुलना में कम होता है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सामान्य द्रव्यमान के बर्फ का आयतन जल के तुलना में कम नहीं अधिक होता है। आ जाइए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल और देखते हैं क्या सवाल है दोस्तों, दमदार है या कैसा है। आ जाइए लास्ट सवाल, एक मीनार की चोटी। दोस्तों मीनार बहुत से लोग देखे होंगे। देखिए ये एक मीनार है। कहते हैं कि एक मीनार की चोटी से दोस्तों यहां से क्या किया गया है कि एक पत्थर को गिराया गया है और मीनार के चोटी से जमीन के बीच के जो ऊंचाई है दोस्तों 40 मीटर, हम कहेंगे कि हाइट है 40 मीटर। तो एक मीनार की चोटी से और 40 मीटर नीचे गिरने के उपरांत उसकी चाल क्या होगी। एक मीनार की चोटी से हम किसी चीज को गिरा दिए, किसी वस्तु को गिरा दिए। अब कहता है ना कि 40 मीटर जब वो गिर जाएगा ना, तब बताइएगा कि उसका स्पीड क्या होगा। पहले गिर रहा है मत बताइए, पहले कितना स्पीड से गिरा ये हमको नहीं जानना है। हमको जानना यह है कि जब वो 40 मीटर गिर जाता है तब बताइएगा कि उसका स्पीड क्या होगा दोस्तों। तो इसको जो है आप ध्यान दीजिए कि मीनार की ऊंचाई हो गया h बराबर 40 मीटर दोस्तों, h बराबर 40 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड दोस्तों। आ जाइए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g दोस्तों। अब देखिए कोई भी चीज नीचे गिरता है दोस्तों, g पॉजिटिव, ऊपर फेंकेंगे g नेगेटिव होता है। अब देखिए v स्क्वायर, v का वैल्यू हमको निकालना है, u का वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 और इंटू h का वैल्यू दोस्तों 40, h का वैल्यू दोस्तों 40। आप जो है ना इसे 9.8 नहीं लेकर के 10 भी ले सकते हैं। चलिए इसे 9.8 ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 9 दूना का 18, 19.6 इंटू 40 हो जाएगा दोस्तों 40। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देखेंगे इसका आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 19.6 इंटू 40 का होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 मीटर पर सेकेंड। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा कि v बराबर हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।